नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपी ट्रिपल एससी पीटी की तैयारी कर रहे हैं तो फ्री वाला हमारा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका कि पूरा नाम है यूपी ट्रिपल एससी पीईटी बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, यानी कि @UP ट्रिपल एससी पीईटी बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, बिना किसी स्पेस के, ना कोई अंडरस्कोर है। लगातार उसमें यूपी ट्रिपल एससी पीईटी से जो सिलेबस है जितनी भी, उसको पिक्स के फॉर्म में दे रहे हैं, बिल्कुल शॉर्ट पिक्स है। उतना अगर आप जो है कर लेंगे, काफी कुछ जो जितना भी पीईटी में जीएसडी के करंट अफेयर है सारी जो है हम लोगों की तैयारी हो जाएगी। उसी में टेस्ट सीरीज का भी लिंक मिलेगा, क्विज भी उसी में चालू कर दी है। लगातार उसको फॉलो करके रखिए, लगातार आपके लिए लगे हुए हैं, आप देख रहे होंगे। उस ग्रुप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जो हमारा डिस्क्रिप्शन में है उसी से ज्वाइन करिएगा। वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है उसी से ज्वाइन करिएगा, या फिर ये वाला ग्रुप है, देख लीजिए ध्यान से। टेलीग्राम में ये लिख के सर्च करना है यूपी ट्रिपल एससी पीईटी बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, बिना किसी स्पेस के। ये वाला ग्रुप है, अपना ध्यान रखिएगा। ये वाला दूसरा कोई चैनल है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं आप चाहें तो। ये वाला हमारा मेन चैनल। इंस्टाग्राम में ये हमारा पेज फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज। इसमें स्टोरी हाईलाइट, ये जो हाईलाइट हो प्लस पोस्ट जरूर देखते रहिए। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना जरूर कमेंट करके बताइए कितने आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी पीईटी एग्जाम के लिए क्विजेज आपको लगातार मिल रही हैं। मतलब टेलीग्राम चैनल अगर आपने ज्वाइन किया होगा, जो कि पीईटी पर ही पूरी तरह से बेस है, तो उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बहुत सारी पिक्स और रेगुलर क्विज कराई जाती हैं। प्रश्नों की तादाद बढ़ाई जा रही है जैसे जैसे परीक्षा नज़दीक आ रही है, और भी बहुत कुछ मिलने वाला है, तो उससे जुड़े रहिए। फिलहाल यहाँ पे जो क्विज आप देख रहे हैं, इसमें कई सारे क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे। सिर्फ 25 नहीं है, इनकी संख्या ढेर सारी है। इसमें हिंदी के प्रश्न आप देखेंगे, विज्ञान के प्रश्न देखेंगे, जनरल नॉलेज यहाँ दिखाई ही दे रहा है, इसके अलावा अन्य भी प्रश्न हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बात और है कि ये जो क्विज़ है इसका लेवल इजी है। ऐसे ही मॉडरेट और जो टफ लेवल वाली क्विज़ है वो भी आपको मिलेगी, हर लेवल की मिलेगी। और जब फुल लेंथ मॉक टेस्ट टाइप के प्रश्न आप हल करेंगे तो उसमें सारा कुछ मिक्सचर होगा। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न ये कह रहा है कि भारत और चीन के बीच की जो सीमा रेखा है वो क्या कहलाती है। तो ये बच्चों वाला क्वेश्चन है और इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैकमोहन होगा। डूरंट रेखा जो है वो भारत और अफगानिस्तान के बीच में सबसे छोटी सीमा रेखा है। इसके बाद आगे चलते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 2, इसमें कहा गया कि भारत की स्थलीय सीमा किस देश के साथ सर्वाधिक लगती है। मतलब स्थलीय सीमा की बात हो रही है, एक चीज़ ये याद रखिएगा, तो बांग्लादेश होगा, ये जगजाहिर बात है। इसके बाद तीसरे नंबर के प्रश्न में पूछा गया कि कौन सा भारतीय राज्य, पूर्वोत्तर का राज्य, बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो ये मणिपुर है, इसका ए वाला सही है, और इसका मतलब ये है कि ये तीनों करते हैं। इसके बाद चौथे क्वेश्चन को देखिए, नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाला राज्य इसमें से कौन सा है, या कौन से हैं, कई हो सकते हैं। तो चौथा जो है इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ये सभी हैं, पश्चिम बंगाल भी शेयर करता है, सिक्किम भी करता है और बिहार राज्य भी करता है, तो सभी सत्य। इसके बाद पांचवें क्वेश्चन को देखिए, अरुणाचल प्रदेश निम्नलिखित में से किस देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। ठीक है, इंटरनेशनल बॉर्डर किसके साथ शेयर होता है, चीन के साथ, भूटान के साथ, म्यांमार के साथ, या सभी के साथ। तो पांचवें का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। इन सभी के साथ वो सीमा साझा करता है, चाइना के साथ करता ही है, भूटान और म्यांमार के साथ भी करता है, तो डी वाला परफेक्ट है। भारत के पहले लोकसभा स्पीकर कौन थे, ये आप जानते ही होंगे, इसमें बताने की ज़रूरत है नहीं, सीधे इसको मार्क कर लीजिए, जीवी मावलंकर इनका पूरा नाम था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, पहले परमवीर चक्र विजेता कौन थे। तो ये सोमनाथ शर्मा थे। ठीक है, मेजर सोमनाथ शर्मा इनका पूरा जो पद परिचय है, और कुमाऊं रेजिमेंट से इनका संबंध था। तो ये हैं पहले परमवीर चक्र विजेता, सर्वोच्च ये वीरता पुरस्कार होता है। इसके बाद आगे चलते हैं। भारत की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी। तो फातिमा बीवी थी। इसमें आप 8वें का करेक्ट आंसर क्या देख रहे हैं, ए वाला हो जाएगा। 9वें को देखिए, देश का दूसरा सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार जो कि सैनिकों को दिया जाता है, पहला तो आपने देख ही लिया परमवीर चक्र, दूसरा वाला कौन सा है, तो ये महावीर चक्र है। ठीक है, महावीर चक्र, वीर चक्र, अशोक चक्र, ये सभी वीरता के ही पुरस्कार हैं, लेकिन उसमें परमवीर चक्र के बाद महावीर चक्र जो है वो सेकंड पोजीशन पे आता है। इसके बाद 10वें प्रश्न को देखते हैं, भारत की पहली महिला IAS अधिकारी, IPS तो बहुत फेमस है, किरण बेदी जी, लेकिन पहली महिला IAS अधिकारी कौन थी, इसमें आप नाम देखकर बताइए। किरण बेदी थी, लीला सेठ थी, अन्ना जार्ज थी, या फिर विजय लक्ष्मी पंडित थी। तो इसका अन्ना जार्ज हो जाएगा। ठीक है, इनका नाम आप याद रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 को देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, ये नहीं कह रहा है कि पहली भारतीय महिला अध्यक्ष या पहली विदेशी, इसमें ओवरऑल दिया हुआ है पहली महिला। तो पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, ये एनी बेसेंट थी। अगर ये पूछता कि पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली सरोजनी नायडू जी थी। इसके बाद 12वें नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं, ऑस्कर अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला ये कौन है, बताइए इसमें नाम। तो ये भानु अथैया है, इसमें आप देखिए डी वाला सही। इसके बाद आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 13 को देखिए, जो भारत का प्रथम उपग्रह था आर्यभट्ट, इसका प्रक्षेपण किस डेट पर हुआ है, मतलब सन आपको बताना है। 1970 है, 1975 है, 80 है और 85 है।
और 13वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वो बी हो जाएगा 1975, 1975। इसके बाद आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 14, 2001 में भारतीय सेना में तेजस को शामिल किया गया। अब ये तेजस है क्या, मतलब एक्चुअली ये कौन सा औजार है युद्ध का? टैंक है, रडार मिसाइल है, युद्ध विमान है या फिर मिसाइल है? तो 14वें का आप जानते हैं कि ये लड़ाकू विमान है। युद्ध विमान या लड़ाकू विमान एक ही बात है। इसके बाद देखिए 15वें को, भारत में पहले परमाणु रिएक्टर की स्थापना कहाँ पर हुई थी? वो जगह आपको बतानी है। तारापुर, ट्राम्बे, बॉम्बे हाई और नागपुर दिया हुआ है। तो 15वें का जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा। ठीक है, एक चीज़ और है कि जो सरल प्रश्न है उनको देखकर आप सोचते हैं कि ये तो परीक्षा में नहीं आने वाला है। कभी कभी क्या होता है कि पेपर सरल ही आता है प्रायः ऐसा, और खासतौर पर जो पीटी का एग्जाम है जिसमें कि समूह ग वाली भर्तियाँ हो रही हैं, तो इसमें बहुत एकदम आईएएस लेवल का क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन जो क्वेश्चन होंगे वो फैक्चुअल होंगे और वहाँ आपको एकदम क्लियर कट पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली यही आंसर होगा। तो ऐसे प्रश्नों में गलत होने के भी चांस उतने ही ज़्यादा होते हैं जितने कि सही होने के। और दूसरी बात यह है कि आप तुक्का नहीं लगा सकते। जो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन होते हैं उसमें तो तीर तुक्का भिड़ जाता है कि भाई ये ऐसे दिया है तो वो वैसे हो सकता है, जैसे कि आप सिविल सर्विसेज में करते हैं। लेकिन यहाँ आपको याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो एकदम जीरो। चलिए देखते हैं, ट्रॉम्बे हो जाएगा। इसके बाद 16वें नंबर के क्वेश्चन को देखिए, भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? तो 16वें क्वेश्चन में ये करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नीलगिरी हो जाएगा, सबसे पहला यही है। भारत की पहली जो प्रथम महिला न्यायालय है, मतलब वुमेन कोर्ट है, उसकी स्थापना कहाँ पे हुई थी? मालदा में हुई थी, तारापुर में हुई थी, नोआखली में हुई थी या सहारनपुर में हुई थी? तो 17वें का राइट आंसर ए हो जाएगा, ये मालदा है। ठीक है, मालदा में पहली बार स्थापना हुई थी। इसके बाद 18वें नंबर के प्रश्न में देखें, भारत का पहला डाक टिकट जो है वो कहाँ से प्रिंट हुआ था, मुद्रित हुआ था? अंग्रेज़ों के समय में डाक व्यवस्था ये ज़्यादा सक्रिय होती है, ये रहती तो है सल्तनत काल और मुगल काल में भी, लेकिन वो सिर्फ राजकीय क्षेत्रों तक ही सीमित रहती है। लेकिन अंग्रेज़ों का समय आते आते ये धीरे धीरे करके जो पब्लिक है उसमें भी फैल जाती है। तो आप बताइए 18वें नंबर का क्वेश्चन। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा, कोलकाता। उस समय ज़्यादातर जो गतिविधियाँ होती थी, जितनी भी एडवांस चीज़ें होती थी, उनका केंद्र कोलकाता था, बंगाल। इसके बाद 19वें नंबर के प्रश्न को देखिए, भारत की सबसे बड़ी खारा पानी की या खारे पानी की स्थलबद्ध झील कौन सी है? यहाँ ये भी नहीं कह रहा है कि खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है, स्थलरुद्ध झील आपको बतानी। तो यहाँ चिल्का झील का नाम दिया है, सांभर है, इसके अलावा वुलर और टिहरी है। ठीक, अब इसमें से आप बताइए। तो देखिए 19वें का बी हो जाएगा, ये सांभर लेक है जो कि सबसे बड़ी खारे पानी की स्थलबद्ध झील है। इसके बाद चलते हैं आगे, 20वें नंबर के क्वेश्चन को देखिए, भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ पर लगता है? तो सोनपुर में लगता है, बिहार। ठीक है, जानवर वहाँ पे जब कार्तिक पूर्णिमा के दिन ये लगता है, हालांकि कई हफ्ते तक चलता है, ऐसा नहीं कि उसी दिन उठा लेते हैं। तो दूर दराज से लोग ऊँट वगैरह लेकर और हाथी लेकर, पहले हाथी ले जाते थे, अब हाथी नहीं है, ऊँट ले जाते हैं अभी भी बेचने के लिए, बैल, गाय, बछिया, ये सब बहुत बड़ा मेला होता है। इसके बाद देखिए 21वें नंबर के प्रश्न को, ढोला सदिया सेतु, ये काफ़ी फेमस था उस समय जिस समय इसका निर्माण हुआ था। तो ये भारत का सबसे लंबा नदी पुल है। इसकी विशेषता क्या है कि ये भारत का सबसे लंबा अभी तक का रिवर ब्रिज है। अब ये किस नदी पर बना है उसका नाम आपको बताना है। तो ये गंगा पे बना है, गोदावरी पर बना है, ऋजु रेखा पर बना है या लोहित पर बना है? तो देखिए 21 का जो राइट आंसर है वो इसमें डी हो जाएगा, लोहित पर बना हुआ है, पूर्वोत्तर में लोहित पर बना है। दक्षिण की गंगा कही जाती है गोदावरी, वृद्ध गंगा भी इन्हें कहा जाता है। तो इनकी लंबाई कितनी? दक्षिण भारत में जैसे गंगा नदी जो है वो उत्तर भारत में लंबाई वाली जीवन रेखा देने वाली नदी है, तो वैसे ही गोदावरी है। अब 22वें का जो राइट आंसर है वो सी हो जाएगा। ठीक है, 1465 ठीक नदियों की जो लंबाई है वहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। इसके बाद 23वें नंबर के प्रश्न को देखिए, भारत में किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तटवर्ती राज्यों में यहाँ किसकी तटरेखा ज़्यादा लंबी है? तो 23 का जो राइट आंसर है वो ए हो जाएगा, गुजरात की तटरेखा सर्वाधिक लंबी। कैनबरा किस देश की राजधानी है? थोड़ा सा विश्व स्तर पर चलते हैं। तो 24वें का जो राइट आंसर है वो बी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी। ठीक है, कैनबरा कहाँ की राजधानी? ऑस्ट्रेलिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, ईरान देश की मुद्रा क्या है? अपने देश की जैसे रुपया है, अमेरिकी डॉलर होता है, वैसे ही यहाँ पे ईरान की मुद्रा क्या है? तोमान दिया है, इराकी दिनार दिया है, सीरिया दिया है जो कि एक देश का नाम है, और येन दिया है। तो 25 का जो करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा, तोमान। ठीक है, तोमान। इसके बाद नीदरलैंड की राजधानी कहाँ पे है, जरा जल्दी बताइए। ये तो आपको पता होगा, आपने फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन रटी होंगी। तो देखिए 26 का जो राइट आंसर है वो सी हो जाएगा, एम्स्टर्डम। एम्स्टर्डम कहाँ है? मतलब ये नीदरलैंड में तो है ही है, उसकी राजधानी है, कैपिटल। बर्मा का नया नाम म्यांमार है, पहले इसको बर्मा कहा जाता था, रंगून कहा जाता था क्षेत्र जो था। फिलहाल इसकी राजधानी क्या है? म्यांमार की राजधानी पूछी जा रही है, तो यहाँ दिया है अराकान, रंगून, आवा और नेपाइडो। तो 27 का जो राइट आंसर है वो डी हो जाएगा, नेपाइडो। ठीक है, ये बर्मा यानी म्यांमार की राजधानी।
जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की भाषा है। अब ये केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, पहले ये विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था। खैर, तो इसमें जो भाषाएं दी हैं उन्हें ध्यान से देखिए। ये सारी भाषाएं तो वहाँ बोली जाती हैं, कश्मीरी भी बोली जाती है, ये तो ऑब्वियस है। इसके अलावा हिंदी भी बोली जाती है और डोगरी भी बोली जाती है, तो ये सभी हो जाएगा। इसके बाद 29वें प्रश्न को देखते हैं। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक लोकसभा सीटें हैं? आंख मूंद कर आप लगा सकते हैं। असम राज्य की जो लोकसभा है उसमें कितनी सीटें हैं, यहाँ बताइए। तो देखिए 30वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 14 सीटें हैं, ये ऐसा इसमें बताया गया। इसके बाद अब देखिए यहाँ तो हमने अभी जनरल नॉलेज के क्वेश्चन कुछ हल किए हैं जो कि बहुत सरल थे। आपको ऐसा लग रहा होगा कि ऐसे प्रश्न तो नहीं आएंगे। देखिए जो छोटे छोटे प्रश्न होते हैं उनसे सतर्क रहना चाहिए, और हर लेवल की आपको क्विज मिलेगी। जो टफ वाली है वो भी मिलेगी, मॉडरेट वाली भी और ईजी वाली भी, ताकि जब आप परीक्षा में प्रश्न पत्र को देखें तो वहाँ आपको कोई घबराहट ना हो। चलिए अब देखते हैं हिंदी और इंग्लिश के जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो यहाँ मिक्सअप करके दिए हुए हैं। तो पहले हिंदी के प्रश्नों को देखते हैं। ठीक, हिंदी के कुल मिलाकर 5 प्रश्न यहाँ आप देखेंगे, हालांकि आगे भी आपको दिखाई देंगे। देखिए इसे, ऊंट चढ़े पर कुत्ता काटे। अच्छा मुहावरा है ना, मतलब ये मुहावरा कम लोकोक्ति है, गांव में कही जाने वाली कहावत। तो इसका आपको अर्थ बताना है। बताइए इसका मतलब क्या होगा। ऊंट पर चढ़ गया, ऊंट खुद ही ऊंचा होता है, तब भी आपको कुत्ता काट लिया। बताइए तो इसका अर्थ क्या हो सकता है। विपत्ति हर जगह पीछा करती है, मुसीबत अकेले नहीं आती, साथ में 10-20 भाई बहन लेकर आती है। विपत्ति से बचने के लिए आप ऊंट पर सवार हो गए हैं, या एक मुसीबत से बचकर निकले तो दूसरे में जाकर उलझ गए। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है, आप नीचे थे तो कुत्ता आपको काटता तो एक सामान्य बात थी, आप उसी से बचने के लिए ऊंट पर चढ़े हैं। लेकिन विपत्ति आपका पीछा ही नहीं छोड़ रही है, वो हर जगह पीछा करती है। मुसीबत आनी है तो वो आएगी। तो ए वाला सही है इसका। उठती जवानी माझा ढीला, मतलब जवानी में माझा टाइट होना चाहिए ना भाई, पुरुषार्थ को जवानी का प्रतीक माना जाता है, तो उस समय माझा ढीला नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर इसका अर्थ क्या होगा, ये तो लोकोक्ति है, उठती जवानी माझा ढीला। तो काम कम और बातें ज़्यादा करना, काम में टाल मटोल करना, स्वस्थ होने के बावजूद भी आलसी होना और निकम्मापन। तो स्वस्थ होने के बावजूद भी आलसी होना, ये इसका सर्वाधिक सही उत्तर है। मतलब आप एकदम समर्थ हैं, आपके हाथ पैर सलामत हैं, पुरुषार्थ की कोई कमी नहीं है, लेकिन करने की इच्छा ही नहीं है, घोर आलसी। तो ये तो सबसे बुरी कंडीशन होती है। आपके अंदर सामर्थ्य ही नहीं है, वो अच्छी बात है कि आप पड़े हुए हैं, लेकिन सामर्थ्य रहते हुए उसका इस्तेमाल न करना और ऐसे ही पैदा होकर ऐसे ही मर जाना धरती पर बोझ, ये सबसे बुरी बात। 9 कन्नौजिया 90 चूल्हे, मतलब कन्नौजिया जो है, कन्नौज के रहने वाले, वो 9 है टोटल, और उन्होंने चूल्हे कितने जलाए, 90। आवश्यकता थी इसकी, नहीं थी। तो यहाँ आप देखिए इसका अर्थ पूछा जा रहा है, जात पात मानना, एकता न होना, बड़ा परिवार या कोई नहीं। तो 9 थे तो चाहते तो एक ही चूल्हे पर बनाकर खा सकते थे, लेकिन वो 90 चूल्हे बनाए, अर्थात उनमें एकता नहीं है। ठीक है, सब अपनी अपनी राग अलाप रहे हैं। तो तीसरे का करेक्ट आंसर क्या होगा, एकता का न होना। पढ़े फारसी बेचें तेल, यह देखो कुदरत का खेल, ये लोकोक्ति है। देखिए इसमें फारसी जो थी ना, वो पहले की बड़ी अच्छी, जैसे आजकल इंग्लिश को मान्यता प्राप्त है, वैसे ही इसको काफ़ी उम्दा भाषा माना जाता था। मुगल काल जो मध्यकाल था, तो फारसी जो पढ़ लेता था वो निष्णात विद्वान माना जाता था। अरबी फारसी का जमाना था। तो फारसी पढ़ने का मतलब है कि आप उस समय के योग्य व्यक्ति हैं, और आप तेल बेच रहे हैं, मतलब निकृष्ट काम कर रहे हैं। तो ये क्या चीज़ है, मतलब इसका अर्थ क्या है। पढ़ा लिखा बेरोजगार, मतलब पढ़ने के बावजूद आपको काम नहीं मिला। इसके बाद देखिए सब धान 22 पसेरी, जितने धान हैं सब 22 पसेरी, मतलब 22 पसेरी के भाव से तौल दिए गए। तो इसका अर्थ क्या होगा, ये लोकोक्ति है। सभी चीज़ों का एक दाम होना, बहुत सस्ताई होना, बहुत महंगाई होना, अच्छे बुरे में फ़र्क न कर पाना। तो धान जो है वो एक जैसे नहीं हो सकते, उसमें कुछ अच्छे होंगे कुछ खराब होंगे, लेकिन आप उसमें फ़र्क नहीं कर पा रहे हैं। उसमें जितने भी हैं सबको 22 पसेरी में ही तौल रहे हैं, तो इसमें डी वाला हो जाएगा। अब इसके बाद अंग्रेजी के कुछ अच्छे अच्छे प्रश्नों को देख लेते हैं, जो कि सरल हैं, आराम से आप कर सकते हैं। फिलिंग द ब्लैंक विथ सुटेबल एडजेक्टिव, मतलब यहाँ पे आपको एडजेक्टिव भरना है, वो भी सुटेबल। तो विकल्प नीचे दिया है, पहले तो सेंटेंस आप देख रहे हैं। यहाँ देखिएगा, शी सक्सीडेड ड्यू टू हर, और उसके बाद एक ब्लैंक स्पेस है और वर्क लिखा हुआ है। बीच में क्या भरा जाएगा, मोस्ट हार्ड भरा जाएगा, मोर हार्ड भरा जाएगा, केवल हार्ड भरा जाएगा, या कुछ नहीं भरा जाएगा। तो इसमें जाहिर सी बात है कि हार्ड भरा जाएगा, उसके साथ आपको मोस्ट और मोर लगाने की ज़रूरत ही नहीं। तो जो वाक्य है वो क्या बनेगा, शी सक्सीडेड ड्यू टू हर हार्ड वर्क, मतलब वो अपने कठोर परिश्रम की बदौलत सफल हुई। इसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न, इसमें कहा गया कि हिज परफॉर्मेंस इज द, अब इसके बाद बीच में खाली जगह है, दिस ईयर। तो उसकी जो परफॉर्मेंस है वो इस साल क्या है। अब यहाँ नीचे आपको एडजेक्टिव तलाशना है, गुड, जैसे आप गुणवाचक विशेषण पढ़ते हैं ना वैसे ही। तो गुड है, बेस्ट है, बेटर है, नॉन है, बताइए इसमें से कौन सा होगा। दूसरे का सी हो जाएगा, बेटर। ठीक है, दिस ईयर, अब यहाँ पे दिस ईयर यानी इस वर्ष, अर्थात पिछले वर्ष से यहाँ कहीं ना कहीं छिपित तौर पे तुलना की जा रही है। तो जब तुलना की जाती है ना, तो यहाँ पे बेटर जो वर्ड है तुलनात्मक तौर पे रखा जाता है। तो इसका जो दूसरे का करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा।
इसके बाद तीसरे नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। कोमल इज मोर ब्यूटीफुल देन, कोमल इज मोर ब्यूटीफुल देन, अब इसके बाद एक खाली जगह है, ऑफ हर सिस्टर्स। तो यहाँ बीच में क्या भरेंगे? सम भरेंगे, एनी भरेंगे, आल भरेंगे या नॉन भरेंगे? नॉन मतलब कोई नहीं इसमें से सत्य होगा। तो देखिए तीसरे का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी वाला, आल। मतलब कोमल इज मोर ब्यूटीफुल देन आल ऑफ हर सिस्टर्स, मतलब जितनी भी उसकी बहनें हैं उन सभी से वो खूबसूरत है। इसके बाद चौथे नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। डू यू हैव क्वेश्चन, अब यहाँ पे बीच में एक जगह है, ठीक, तो उसमें आप क्या भरेंगे? नीचे विकल्प दिया है ना, सम दिया है, एनी दिया है, अ फ्यू दिया है, मच दिया है। बताइए इसमें से कौन सा सबसे उपयुक्त होगा? तो चौथा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, एनी। डू यू हैव एनी क्वेश्चन, क्या तुम्हें कुछ प्रश्न पूछने हैं या कोई प्रश्न पूछना है? इसके बाद देखिए पांचवें नंबर का लास्ट जो अंग्रेजी का क्वेश्चन है, अंग्रेजी के भी क्वेश्चन आपको क्विज में लगातार मिलेंगे, फिलहाल इतने ही है। तो देखिए लॉर्ड माउंटबेटन वॉज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक, लॉर्ड माउंटबेटन वॉज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, इसमें ऐसा बताया गया है। तो ये गवर्नर जनरल क्या, वायसराय थे। अब इसमें आपको बताना है कि एडजेक्टिव कौन सा है, ये पूरा जो सेंटेंस है इसमें आपको विशेषण की तलाश करनी है। तो लॉर्ड माउंटबेटन जो कि एक नाम है वो आपका एडजेक्टिव है। आप विशेषण और विशेष्य हिंदी में खोजते हैं ना, तो नाम क्या होता है, वो संज्ञा होती है, मतलब नाउन या प्रोनाउन को भी आप ले लीजिए उसमें, तो वो असल में विशेष्य होते हैं, वो एडजेक्टिव नहीं हो सकते। या यहाँ पे आप लास्ट लिखा हुआ देख रहे हैं, ये लोस्ट नहीं है, लास्ट है असल में। गवर्नर जनरल है और इंडिया है तो देश का नाम भी नाउन ही होगा, इसमें लास्ट हो जाएगा, अंतिम, जो कि विशेषता बता रहा है। ये जो गवर्नर जनरल कम वायसराय हैं लॉर्ड माउंटबेटन, ये कैसे हैं, अंतिम अपने पदवी के हैं। इसके बाद एक भारतीय बनते हैं जिनका नाम चक्रवर्ती राजगोपालाचारी था, तो वो तो अपने देश के थे, लेकिन जो ये अंग्रेजों के द्वारा स्थापित पद है इसमें ये सबसे लास्ट होते हैं। तो यहाँ तक हमने देखा। इसके बाद अब देखिए यहाँ पर कुछ जनरल साइंस के क्वेश्चन है जो कि सिंपल है। निम्नलिखित में से कौन सी द्रव्यमान की इकाई नहीं है, ठीक है, अब इसमें देखकर बताइए। पौंड है, किलोग्राम है, ग्राम है और डाइन है। तो आप जानते हैं कि पौंड, किलोग्राम, ग्राम जो है ये अलग अलग पद्धतियों में, मतलब जो सिस्टम है उसमें द्रव्यमान को नापने की इकाइयां हैं। लेकिन डाइन जो है ये बल की इकाई है, वो भी सीजीएस पद्धति में, सीजीएस पद्धति में बल की इकाई डाइन होती है। इसके बाद देखिए बल का मात्रक, बल का नाम लिया और बल हाजिर हो गया। तो बल का मात्रक यहाँ पे क्या होगा बताइए? न्यूटन नहीं दिया है, ठीक, न्यूटन दिया होता तब तो सब लोग पकड़ लेते। यहाँ पर उसका जो MKS फॉर्मेट है वो दिया हुआ है। तो दूसरे का जो करेक्ट आंसर है वो इसमें ए हो जाएगा, किग्रा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसी को कंबाइंडली कहते हैं न्यूटन। इसके बाद आगे चलते हैं। फैरड किसका मात्रक है ये आपको बताना है। फैरड यहाँ आप देख रहे हैं, प्रतिरोध का है, चालकत्व का है, धारिता का है, प्रेरकत्व का है, बताइए। तो आप देखते हैं ना पंखे का कंडेंसर होता है, पंखा जो है धीमा चलने लगता है तो जो मिस्त्री है वो कहता है कि भाई कंडेंसर बदल दीजिए। तो जब आप कंडेंसर लेने के लिए दुकान पर जाते हैं तो वहाँ पूछता है कि कितने माइक्रोफैरड का दें, ठीक है, तो वो फैरड जो है वो कैपेसिटेंस को नापता है। तो यहाँ पर कौन सा सही आंसर हो जाएगा? तीसरे का सी वाला हो जाएगा, धारिता, अर्थात संधारित्र आप खरीदने जा रहे हैं तो वो धारिता को नापेगा। ऊष्मा के यांत्रिक तुल्यांक का मात्रक क्या होता है? ऊष्मा का जो यांत्रिक तुल्यांक होता है उसका क्या मात्रक होता है? तो इसका ए हो जाएगा, जूल पर कैलोरी, ठीक है। यहाँ यांत्रिक तुल्यांक की बात हो रही है, ऊष्मा के मात्रक की बात नहीं हो रही है। बल की एसआई यूनिट क्या है? तो न्यूटन होती है भाई। इसमें आप देख रहे हैं केल्विन जो है वो टेम्परेचर की यूनिट है, पास्कल जो है वो दाब की यूनिट है, वोल्ट जो है वो विभवांतर को नापता है। इसके बाद देखिए प्रतिरोध मापने की इकाई इसमें से कौन सी है? ओम है। ओम का नियम आप पढ़ते हैं ना, तो ओम जो है इसको ओमेगा से ऐसे डिनोट करते हैं और ये रेजिस्टेंस को मीजर करता है। फैरड आपने पीछे देख ही लिया, धारिता वाला। और हेनरी और बेबर, जरा बताइएगा अच्छा कि हेनरी और बेबर ये किस चीज़ को नापते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। हेनरी जो है वो, हेनरी और बेबर ये दोनों साइंटिस्ट का नाम है। इसके बाद देखिए 7वें नंबर के क्वेश्चन को, पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की जो अनुमानित दूरी है उसकी लंबाई के लिए मात्रक आपको बताना है। अब यहाँ पर आप देखिए इसमें जो विकल्प दिए, लाइट ईयर है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है यानी AU जिसे कहा जाता है, केल्विन है और जूल है। तो ये दोनों तो जाहिर तौर पे नहीं होंगे। अब इसमें आपको गेस करना होगा या सिलेक्ट करना होगा कि कौन सा होगा। तो लाइट ईयर यहाँ पर नहीं होगा, लाइट ईयर में कंफ्यूज मत होइएगा, ये असल में डिफिनीशन है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की, AU की, पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की जो अनुमानित दूरी है, ठीक है। ये दूरी जो है ये परिवर्तित होती है, इसमें परिवर्तन होता है क्योंकि दोनों स्थिर नहीं। तो चलिए इसमें बी वाला सही। इसके बाद आगे चलते हैं। लाइट ईयर जो है ये भी लेंथ को ही मीज़र करने का, मतलब दूरी को मीज़र करने का बड़ा मात्रक है। आप जानते हैं कि यहाँ जो लाइट ईयर की डिफिनीशन है उसमें एक लाइट ईयर 9.46 × 10⁻15 मीटर के इक्वल होता है। आप समझ लीजिए कितनी लंबी लेंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सदिश राशि कौन सी है। सदिश राशियाँ होती क्या हैं? वो राशियाँ जिनको कि व्यक्त करने के लिए आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ
डायरेक्शन की भी रिक्वायरमेंट होती है, तो उसको कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। और ये जब डिनोट की जाती है, जैसे मान लीजिए वेलोसिटी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके ऊपर ऐसे एरो लगाते हैं, इससे ये पता चलता है कि ये सदिश राशि। फिलहाल इसमें से देखिए कौन सा होगा। तो देखिए 8वें का जो राइट आंसर है वो ए हो जाएगा। मतलब स्थिति और वेग ये दोनों क्या है, ये सदिश राशियां हैं। इनको डिनोट करने के लिए आपको किसी की स्थिति अगर आपको डिनोट करनी है तो उसमें भी आपको वेक्टर का जो चिन्ह है वो लगाना पड़ेगा, मतलब दिशा की आवश्यकता होगी। बाकी जितने आप देख रहे हैं उसमें दोनों पेयर सदिश राशि के तौर पे नहीं आएगा। हो सकता है कि कोई एक हो लेकिन दूसरा नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। कौन सा सदिश राशि मात्रक नहीं है या सदिश राशि नहीं है? सीधा सीधा इसमें मात्रक तो दिया नहीं है, राशि दिया है। आवेग है, विस्थापन है, बलाघूर्ण है और गति है। बताइए। तो 9वां जो है इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। गति जो है वो सदिश राशि नहीं है, ये तो अदिश राशि है। इसमें आपको सीधे सीधे लंबाई, मतलब जो मात्रा है उसी की जरूरत होती है। परिमाण आपके पास है, सब कुछ है। डायरेक्शन इसमें नहीं चाहिए होती है। और विस्थापन जो होता है वो भी गति से ही मिलता जुलता होता है, लेकिन वो सदिश राशि होती है, उसमें आपको डायरेक्शन बतानी पड़ती है। ठीक है, आपने अपने घर से लेकर अपने परीक्षा केंद्र तक दूरी तय की। मान लीजिए 20 किलोमीटर का अंतर था, ऐसा परीक्षा केंद्र कम ही लोगों को मिलता है, तो वहां तक आप गए, ठीक है। उसके बाद आप वहां परीक्षा दिए और उसके बाद लौट कर अपने घर वापस आए, यानी 20 किलोमीटर फिर आपने तय किया, तो 20 + 20 मिलकर 40 हो जाएगा। तो ये आपकी जो दूरी है उसको व्यक्त करेगा, ठीक है। और यहाँ पे आपने क्या किया, जिस स्थान से आप गए उसी स्थान पे लौट आए, तो आपका विस्थापन जो है वो दोनों प्लस और माइनस मिलके 0 हो जाएगा। ठीक वही काम यहाँ गति और वेग में भी होता है। वेग जो है वो सदिश राशि है और गति जो है वो अदिश राशि। इसके बाद देखिए, दूध का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जा सकता है। किससे ज्ञात करते हैं? तो दूध का जो शुद्धता मापने वाला यंत्र है वो लैक्टोमीटर होता है, और उसमें एक्चुअली हम लोग जो आपेक्षिक घनत्व होता है उसको मीजर करते हैं। बाकी हाइग्रोमीटर हाइग्रोमीटर क्या करता है, ये आपेक्षिक आर्द्रता को नापता है। इसके बाद गाइगर काउंटर, ये एक मापक यंत्र है। आपने मापक यंत्रों के विषय में पढ़ा होगा। तो बताइए कि ये क्या नापता है? जब कहीं भी रेडिएशन लीक कर रहा होता है तो उस चीज़ को ये नापता है, मतलब विकिरण की तलाश करता है, कहीं से रेडियो एक्टिव स्रोत से विकिरण रिलीज हो रहा है। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र धातु भट्टियों के अंदर तापमान को मापने के लिए इस्तेमाल होता है? तो धातु को पिघलाने वाली जो भट्टियाँ होती हैं उनका टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, बहुत ज़्यादा उच्च तापमान पर धातुओं को उनकी मेटलर्जी की जाती है। तो बताइए कि वो कौन सा यंत्र होगा? थर्मामीटर से नाप नहीं सकते, ये बुखार नापने वाला है ना। इसमें से पायरोमीटर होगा। ये पायरोमीटर जो है इसकी एक खराबी होती है, ये तापमान तो नापता है लेकिन हमेशा ये उच्च तापमान ही नापेगा, कम तापमान को ये मीजर नहीं कर पाता है। इसके बाद चलते हैं आगे, 13वें क्वेश्चन को देखते हैं। मृदा में जल तनाव, यानी जो जल का पृष्ठ तनाव है, उसको नापने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? उत्तापमापी, ठीक है। इसके बाद आगे चलें। वायुमंडलीय दाब को नापने के लिए आप क्या इस्तेमाल करते हैं? तो बैरोमीटर यूज़ करते हैं। इसमें तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, ठीक है। लैक्टोमीटर आपने पीछे देखा ही। इसके बाद आगे चलें। देखिए, मल्टीमीटर जो होता है ना, उसमें वोल्टेज ही नापा जाता है, लेकिन ये प्रयोगशाला में जो स्कूलों की प्रयोगशाला होती है वहाँ बच्चों को दिया जाता है, उसमें कई सारे मल्टी फंक्शन होते हैं। इसके बाद देखिए 15वें प्रश्न को। इसमें कहा जा रहा है कि फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? तो फाउंटेन पेन का आविष्कार वाटरमैन ने किया था। लुईस ई वाटरमैन इनका पूरा नाम था। इसके बाद नेक्स्ट अगले प्रश्न को देखिए। नोबेल पुरस्कार के जनक महान इंजीनियर, नॉट साइंटिस्ट, ठीक, महान इंजीनियर अल्फ्रेड नोबेल ने किस चीज़ का आविष्कार किया था? तो अल्फ्रेड नोबेल एक बेहतरीन इंजीनियर थे और ये जो वेपन्स बनाने का काम होता है उसमें काफ़ी इंटरेस्टेड थे। तो ये एक वेपन बनाते हैं जिसका नाम था डायनामाइट, ठीक। और डायनामाइट जो था एक बहुत खतरनाक विस्फोटक था, आजकल तो उससे बेहतर आ गए हैं। और जब ये बनता है तो वो युद्ध का समय रहता है, तो सारे देश इन्हें मुंहमांगी कीमत देकर वो खरीदते हैं, ये मालामाल हो जाते हैं रातों रात। लेकिन एक दिन जब ये सोकर उठते हैं और अखबार पे नज़र डालते हैं तो एक कोई अफवाह उड़ा दिया था कि ये मर गए, मतलब डायनामाइट, माफ़ कीजिएगा, अल्फ्रेड नोबेल। तो अल्फ्रेड नोबेल जब चाय के साथ अखबार देखने लगते हैं तो पहली हेडलाइन रहती है कि मौत के सौदागर की मौत, यानी इनका नाम रखा गया था मौत के सौदागर और इनकी मृत्यु हो गई है, ऐसी अफवाह उड़ाई गई थी। तो वो न्यूज़ तो भले ही गलत थी, लेकिन यहाँ नोबेल को ये लगता है कि भाई ये नाम मैंने कमाया है, मरने के बाद लोग मुझे मौत का सौदागर कहेंगे, भले ही अभी मैं मरा नहीं हूँ। तो वो जितना भी पैसा कमाए रहते हैं डायनामाइट का ईजाद करके और उसे बेचकर, उतने को वो एक फंड बना के उसमें रख देते हैं और उसका जो ब्याज होता है उसी से हर साल नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। तो पहला नोबेल पुरस्कार 1901 में दिया गया था प्रोफेसर रॉन्जन को एक्स किरणों के आविष्कार के लिए। फिलहाल इसका डायनामाइट होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर APGAR स्केल है, ठीक। अब ये जो APGAR स्केल है ये असल में क्या चीज़ नापता है? तो ये नवजात शिशु की भौतिक स्थिति को नापने वाला स्केल होता है, मतलब उसकी वृद्धि, वजन वगैरह, ये सब चीज़ें। इसके बाद देखिए 18वें नंबर के क्वेश्चन को। पिस्तौल का आविष्कार किसने किया था? जल्दी बताइए।
तो 18वें का जो करेक्ट आंसर है वो इसमें हो जाएगा डी वाला, सैमुअल कोल्ट के द्वारा इसे खोजा गया था। स्टेनलेस स्टील के आविष्कारक कौन थे, इनका नाम आप इसमें देखकर बताइए। देखिए 19वें का जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा, हैरी ब्रेयरली। ठीक है, हैरी ब्रेयरली, इन्होंने स्टेनलेस स्टील को खोजा था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। अब ये थोड़ा लॉजिक वाला क्वेश्चन है, इसमें आप साइंस के जो लॉजिक है उन्हें लगा के देख सकते हैं। तो इस 20वें प्रश्न में ये कहा जा रहा है कि एक समान वेग से चल रही गाड़ी है और एक व्यक्ति जो है वो प्लेटफार्म पर एक बॉल गिराता है, मतलब वो रेलगाड़ी में सवार है और उसके हाथ में एक बॉल थी, उसको क्या करता है प्लेटफार्म की ओर उछाल देता है। अब प्लेटफार्म पर एक आदमी खड़ा होकर देख रहा है, ऐसे ही देख रहा है। तो जो बॉल है वो ट्रेन की ओर से, मतलब ट्रेन से उछाली गई, अब वो आगे की ओर बढ़ रही है, तो उसका पथ उस खड़े हुए व्यक्ति को कैसा लगेगा, मतलब देखने में कैसा मालूम होगा। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर है वो परवलयाकार हो जाएगा। इसमें गेस करना आसान था, ऋजुरेखीय नहीं हो सकता। आप किसी चीज़ को फेंक रहे हैं तो प्रक्षेपित कर रहे हैं ना, वहाँ प्रोजेक्टाइल मोशन होगा, प्रक्षेप गति, और चूंकि जो ट्रेन है वो गति कर रही है, तो ऐसे में उसका जो पथ है वो कैसा हो जाएगा, वक्र हो जाएगा, परवलयाकार। तो ठीक है, इसका सी वाला हो जाएगा। इसके बाद करेक्ट आंसर इसका देखिए 21वें का, इसमें पूछा जा रहा है कि जब किसी वस्तु की गति त्वरित होती है, मतलब गति में त्वरण उत्पन्न होता है, और त्वरण क्या काम करता है, वेग को बढ़ाने का काम करता है, वेग परिवर्तन की दर बटे समय। तो अगर गति त्वरित हो रही है तो इसमें क्या कंडीशन हो सकती है, यहाँ कुछ कंडीशन दी हुई है। उसकी चाल हमेशा बढ़ती है, उसके वेग में सदैव वृद्धि होती है, वह सदैव पृथ्वी की ओर गिरेगी। तो बात तो ये तीनों भी ठीक कहीं ना कहीं है, ठीक है। लेकिन ये जो डी वाला है ये ज़्यादा इसमें परफेक्ट है, एग्जैक्ट इसका कारण दिया हुआ है। अगर ऐसा हो रहा है, मतलब इसके कारण के तौर पे अगर आप तलाशें, तो इसका जो डी वाला विकल्प है वो सर्वथा उचित है। उस पर कोई बल काम कर रहा है। देखिए कोई भी वस्तु जो है वो गति कर रही है और उसमें किसी भी प्रकार का उसकी चाल में परिवर्तन नहीं हो रहा है, जिस रफ्तार से उसने शुरू किया था उसी रफ्तार से वो चलायमान है, ठीक। तो इसको एक समान गति कहा जाता है, यूनिफॉर्म मोशन होता है, वो उसमें परिवर्तन नहीं होता है। और पता लगा कि यहाँ तक उसने अपनी गति की, उसके बाद उसकी चाल जो है वो बढ़ गई या कम हो गई, तो उसमें क्या है, फिर त्वरण उत्पन्न हो रहा है। अगर बढ़ रही है तो त्वरण उत्पन्न हो रहा है, कम हो रही है तो मंदन उत्पन्न हो रहा है, और ये किसी बल के माध्यम से ही होगा। किसी भी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन लाने के लिए हमें बल लगाना ही लगाना होगा, तो डी वाला सही है। इसके बाद 22वें नंबर के क्वेश्चन को देखिए। न्यूटन का पहला गति का नियम आधारित है, किस चीज़ पर आधारित है जरा बताइए। ये तो सिंपल है, 3 नियम है। तो ऊर्जा पर आधारित है, कार्य पर आधारित है, संवेग पर या जड़त्व पर। इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया उसको कहा जाता है, मतलब जो वस्तु जिस जड़त्व की अवस्था में है उससे बाहर नहीं निकलना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित मत करिए। कंबल से धूल झाड़ने वाला एग्जाम्पल और गाड़ी में आगे की ओर लुढ़क जाने वाला एग्जाम्पल आपने देखा होगा। गैलीलियो का गिरता शरीर का नियम, ये अजीब सुनने में लग सकता है, तो ये किस नाम से और जाना जाता है। तो गैलीलियो ने शुरुआत में सिद्धांत दिया, न्यूटन ने बाद में उसको प्रूव किया, तो यहाँ लेवल न्यूटन का लग गया, गैलीलियो का इसमें योगदान देखा जाता है। अब इसमें 23वें को देखकर बताइए। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा, न्यूटन का पहला नियम, वही जो जड़त्व वाला है ना, वही चीज़। इसके बाद 24वें को देखते हैं। रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करता है। तो रॉकेट जो है वो न्यूटन के 3rd लॉ पे काम करता है, ठीक है। क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम, मतलब रॉकेट के अंदर जो नीचे का हिस्सा होता है वहाँ पे ईंधन होता है, और वो ईंधन जब जलता है, जब लॉन्च किया जाता है तो उसको प्रज्वलित किया जाता है, और उससे बहुत गुबार के साथ गर्म गैसें तेजी से नीचे पृथ्वी पर दबाव डालती हैं, पृथ्वी पर पुश करती हैं, और बदले में पृथ्वी जो है वो प्रतिक्रिया देती है रॉकेट को, यानी पृथ्वी जो है वो रॉकेट को पुश करती है। तो वो जो यहाँ पुश होता है उसकी वजह से रॉकेट को उछाल मिल जाता है और वो तीव्र वेग से बाहर की ओर प्रस्थान करता है, और जो इसके वेलोसिटी होती है उसकी रेंज को क्रॉस कर लेता है, ठीक। इसके बाद 25वें प्रश्न को देखते हैं, जो कि साइंस का लास्ट क्वेश्चन है। उसके बाद एक बार फिर हिंदी को देखेंगे। तो इसमें आप देखिए, बंदूक से गोली छोड़ने के बाद बंदूक पीछे की ओर हटती है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है भाई। बंदूक से आपने गोली छोड़ी, गोली ने उस पर क्या किया, मतलब गोली आगे की ओर गई, तो उसमें यह है कि गोली जब आगे की ओर पुश की जाएगी तो वो बंदूक पर पीछे की ओर अपनी प्रतिक्रिया देगी, तो परिणाम ये होगा कि बंदूक पीछे की ओर हटेगी। तो जो लंबी वाली बंदूक होती है ना, जिसे कि संगीन उसमें लगी होती है आगे, तो उसको ठोड़ी से सटा के फायर नहीं करना चाहिए, नहीं तो पता लगेगा कि वो आपकी ठोड़ी तोड़ देगी। तो यहाँ तक आपने देखा, इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी वाला है। सामान्य हिंदी के कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। अब जो सामान्य हिंदी के यहाँ आप प्रश्न देख रहे हैं वो एक जैसे हैं, मतलब कुल मिलाकर 25 प्रश्न हैं और सबकी प्रवृत्ति एक जैसी है। इसमें शब्द युग्म दिया है और उसका अर्थ भेद आपको इसमें से चुनना है। तो देखिए इसमें दिया है अब्ज और अब्द। तो अब्ज का मतलब क्या होता है और अब्द का मतलब क्या होता है, ये दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कमल और वर्ष होता है, या सुंदर और लगातार होता है, चढ़ाई और घमंड होता है, या मतलब और धन होता है। तो पहले का करेक्ट आंसर अब्ज और अब्द का कमल और वर्ष हो जाएगा। अब्ज जो है वो कमल को कहा जाता है और अब्द जो है वो वर्ष को कहा जाता है, इसीलिए आप शताब्दी सुनते हैं, तो 100 वर्षों का समय। इसके बाद अपर और अपार है।
अब ये जो अपर और अपार है, इसमें आप देखें विस्तृत और संकुचित दिया है, दूसरा और असीम दिया है, ऊंचा और अथाह दिया है, छोटा और हिस्सा दिया है। इसमें से कौन सा सही होगा बताइए? इसका सी वाला हो जाएगा, ऊंचा और अथाह। अपर मतलब क्या होता है? ऊंचा या वरिष्ठ, और अपार मतलब अथाह, उसकी गहराई नापना मुश्किल। इसके बाद देखिए अम्बुज और अम्बुद दिया है, तो अम्बु मतलब यहाँ पे पानी होता है, ठीक। अब इसमें ज और द का क्या कनेक्शन है बताइए? इसमें कुछ जो पेयर दिए हैं उन्हें देख लीजिए, बादल और कमल है, कमल और बादल है। बाकी जो समुद्र और बादल और भ्रमर और मकरंद दिया है वो तो गलत है, मतलब इसमें दो विकल्प वैसे भी इलिमिनेट हो जाते हैं। अब क और ग में से चयनित करना है आपको, तो देखिए तीसरे का जो करेक्ट आंसर है वो कमल और बादल हो जाएगा। अम्बुज मतलब पानी से जन्म लेने वाला, ठीक, तो वो कमल हो जाएगा, और पानी को जन्म देने वाला वो बादल हो जाएगा। उल्टा हो जाएगा ना, यहाँ द लगा देंगे तो। इसके बाद देखिए अपेक्षा और उपेक्षा, ये जो शब्द युग्म है इसका आपको सही अर्थ तलाशना है, तो चौथे का करेक्ट आंसर बताइए इसमें से कौन सा होगा? देखिए इसका डी हो जाएगा, आशा और तिरस्कार। अपेक्षा हम किसी से करते हैं मतलब उससे उम्मीद करते हैं, और उपेक्षा किसी की करते हैं मतलब उसका तिरस्कार करते हैं। नेक्स्ट, अगम और आगम को आप देख रहे हैं, तो अगम का अर्थ क्या होता है और आगम का, यहाँ उसके आधार पर चुनिएगा। तो दुर्लभ और उत्पत्ति दिया है, शास्त्र और शास्त्री दिया है, उत्पत्ति और दुर्लभ दिया है, स्वानुभूत और अनजान दिया है। इसमें से सही कौन सा है? इसका ए हो जाएगा, दुर्लभ और उत्पत्ति। मतलब अगम का तात्पर्य क्या होता है? जहाँ गमन करना कठिन हो, तो इसका करेक्ट आंसर तो नहीं, लेकिन यहाँ नज़दीकी आंसर हो सकता है दुर्लभ, जिसे प्राप्त करना कठिन हो, ठीक। असंभव, असल में अ लग जाता है तो वो असंभव हो जाता है, और दू लगता है तो वो उपसर्ग है लेकिन वो दुष्कर बना देता है, असंभव नहीं होता है, लेकिन यहाँ करीबी। और आगम मतलब क्या होता है? उत्पत्ति होता है, तो इसका जो क वाला है वो सही। इसके बाद आगे चलते हैं, अवर और अपर दिया है। अपर को आपने पीछे भी देखा है, यहाँ अवर उसके साथ दे दिया है। आप देखते हैं ना अपर, अपर अधीनस्थ सेवा और अवर अधीनस्थ सेवा, तो इस प्रकार से। अब इसमें करेक्ट आंसर कौन सा है? अतिरिक्त और निम्न होगा, निम्न और अन्य होगा, उच्च और निम्न होगा, निम्न और उच्च होगा, देखकर बताइए। तो इसका बी हो जाएगा। ये निम्न और अन्य मतलब अवर मतलब क्या होता है? निम्न, निचला, और अपर मतलब अन्य। इसके बाद देखिए आगे, यहाँ पर अपर और अवर का था कॉन्सेप्ट। अभियुक्त और अभियुक्ति, ये दो शब्द है ना, अब इनका आपको अर्थ देखना है। बताइए इसमें से जोड़ा कौन सा सही होगा? तो इसका हो जाएगा सी वाला, सातवें का सी वाला सही है। देखिए अभियुक्त जो है वो अपराधी व्यक्ति को कहा जाता है, और अभियुक्ति में हम किसी भी प्रकार की कमेंट करते हैं, मतलब टिप्पणी देते हैं। इसके बाद 8वें नंबर के क्वेश्चन को देखिए, अभिराम और अभिराम, भ और व का अंतर है, तो यहाँ आपको बताना है कि इसमें से कौन सा परफेक्ट है। देखिए इसका डी हो जाएगा, सुंदर और लगातार। अभिराम मतलब क्या होता है? सुंदर, और अभिराम मतलब बिना विराम लिए अर्थात लगातार। इसके बाद 9वें नंबर के क्वेश्चन को देखिएगा, अमित और अमित। अब इसका आपको शाब्दिक अर्थ दोनों का पेयर वाइज ढूंढना है। बहुत और शत्रु, शत्रु और मित्र, पर्याप्त और अधिक, अधिक और न्यून। देखिए इसमें अमित का मतलब क्या होता है? बहुत, ढेर सारा, जिसकी की कोई मिति न हो, अर्थात उसे मापा न जा सके, इतना भरपूर। और अमीत, मीत मतलब होता है मित्र, और उसमें आपने अ उपसर्ग लगा दिया तो ये बन गया शत्रु, जो कि मित्र न हो। तो इसमें बहुत और शत्रु, क वाला सही है। इसके बाद नेक्स्ट, अविरोध और अवरोध ऐसा दिया है ना। अब इसमें आपको बताना है दोनों का अर्थ, तो देख कर बताइए। तुरंत और सहारा है, मेल और रुकावट है। असमर्थ और आरंभ है, मेल और तुरंत है। तो 10वें का जो राइट आंसर है वो बी हो जाएगा, मेल और रुकावट, ठीक है। अविरोध का मतलब क्या है? जिसका कि कोई विरोध ना हो, तो विरोध नहीं है तो मेल है, इसका आप ऐसे समझ सकते हैं। और अवरोध मतलब रुकावट ही होता है। इसके बाद 11वें नंबर के क्वेश्चन को देखिएगा, इसमें दिया है आभास और अभ्यास, ठीक। 3 विकल्प तो दिख रहे हैं, ये चौथा है। अब बताइए आभास का क्या अर्थ होता है और अभ्यास का क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और 11वें नंबर का ये जो प्रश्न है इसका सी हो जाएगा, ठीक। भ्रम और आदत, आभास मतलब क्या होता है? भ्रम, मुझे ऐसा आभास हो रहा है, आभासी प्रतिबिंब बन रहा है, तो इस प्रकार का आप कहते हैं तो वो भ्रम होता है। और अभ्यास मतलब आदत। इसके बाद आगे चलते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 12, आसन और आसन्न 2 शब्द हैं। आपको इसके जो शब्द युग्म है मतलब अर्थ युग्म है वो तलाशने हैं। तो योग और ध्यान दिया है, निकट और दूर दिया है, चटाई और बिछौना दिया है, बिछौना और पास आया हुआ ऐसा दिया हुआ है। बताइए इसमें से कौन सा होगा? तो 12 का जो करेक्ट आंसर है वो डी वाला मतलब घ वाला हो जाएगा, बिछौना और पास आया हुआ। आसन मतलब क्या होता है? चटाई या बिछौना। चटाई भी सही होता है लेकिन वो जो इधर वाला जोड़ा है वो सही नहीं था, ठीक। और आसन मतलब पास आया हुआ, जो आपके निकट हो। कहते हैं ना आसन मृत्यु को उन्होंने पहले ही भांप लिया था, मतलब नज़दीक आती हुई जो मौत है उसको पहले ही उन्होंने जान लिया था। इसके बाद 13वें नंबर के क्वेश्चन को देखिए, इसमें आयुक्त और अयुक्त दिया हुआ है, तो इनका शाब्दिक अर्थ बताइए। कमिश्नर और जो उचित न हो, अधिकारी और जो न कहा जाए, अनुचित और उच्चाधिकारी, संलग्न और अनुचित, इसमें से कौन सा होगा?
तो 13वें का जो राइट आंसर है वो ए हो जाएगा, कमिश्नर और जो उचित ना हो। आयुक्त किसको कहते हैं? कमिश्नर को कहते हैं। आयुक्त हिंदी है और कमिश्नर अंग्रेजी है। और अयुक्त का मतलब क्या होता है? जो युक्त न हो अर्थात उचित न हो। इसके बाद 14वें नंबर के क्वेश्चन को देखिए, आद्य और अद्य दिया है, सिर्फ एक मात्रा का अंतर है लेकिन अर्थ अलग है। तो यहाँ आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही होगा। तो देखिए इसका बी हो जाएगा। बी का मतलब ये है कि पहला और आज। आद्य मतलब क्या होता है? पुराना या पहला, सबसे प्रथम। और अद्य मतलब आज का, अद्यतन आप कहते हैं ना, तो अपडेट करने की बात करते हैं, यानी तत्काल से उसको मैच करते हैं। आचार और आचार्य लिखा हुआ है, यहाँ आचार नहीं है आचार है। तो आप बताइए कि इसका जो शाब्दिक अर्थ है दोनों का युग्म के रूप में क्या होगा। सी वाला हो जाएगा, रीति व्यवहार और विद्वान। ठीक है, आचार मतलब क्या होता है? रीति व्यवहार, और आचार्य मतलब विद्वान। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ईशा और ईशा। यहाँ पर तालव्य श का इस्तेमाल किया है, यहाँ मूर्धन्य श है। तो आप बताएं कि इसका जो पेयर है वो इसमें से कौन सा परफेक्ट होगा। 16वें का जो सही उत्तर है यहाँ देख लीजिएगा, डी वाला हो जाएगा। ईशा मतलब क्या होता है? ऐश्वर्य होता है। और ईसा मतलब होता है हल्की लंबी लकड़ी। हल्की लंबी लकड़ी मतलब हल्का आकार कुछ इस प्रकार का होता है। ये फाल होती है, ये ऊपर का हिस्सा होता है और इसको ऐसे मूठ होता है लगा हुआ, लंबी लकड़ी होती है। तो ये जो लकड़ी होती है इसको ईशा कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 17 को देखिए, उपल और उत्पत्त दिया हुआ है। अब इसमें आप बताइए कि कौन सा जोड़ा इसके लिए सही होगा। तो इसका ए वाला ही सही है। ओला जो है ये उपल को कहा जाता है और उत्पत्त जो है ये कमल के लिए सही है। इसके बाद ऋतु और ऋत दिया है, माफ कीजिएगा ऋत और ऋतु दिया है। क्रम भी आपको याद रखना है। तो 18वें का करेक्ट आंसर इसमें से कौन सा होगा। यहाँ पर मौसम, वर्षा, सत्य, मौसम, अनित्य, सर्दी और ईश्वर और गर्मी दिया हुआ है। तो देखिए 18वें का जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा, सत्य और मौसम। ऋत जो है वो सत्य को कहा जाता है और ऋतु मतलब मौसम की बात हो रही है। प्रश्न संख्या 19 को देखिए, उपमान और उपकार। अब इसमें आपको देखकर बताना है। तो इसका हो जाएगा सी वाला, इसमें सीधा सीधा है। देखिए उपमान मतलब उपमेय और उपमान आप उपमा अलंकार में पढ़ते हैं, तो तुलना होगा। और उपकार का मतलब क्या होता है? किसी की आप भलाई कर रहे हैं। 20वें नंबर के क्वेश्चन को देखिए, कर्ण और करण दिया हुआ है। आप बताइए कि इसमें जो इसका शाब्दिक अर्थ है दोनों का युग्म के रूप में क्या होगा। इसका डी हो जाएगा। देखिए इसमें कर्ण, ठीक, कर्ण का मतलब कान होता है शाब्दिक अर्थ, और कर्ण मतलब होता है साधन। वैसे कर्ण जो है वो समकोण त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा है, यहाँ दिया है ना कोण की भुजा, तो कोण की क्या भुजा होगी? कोण की भुजा होगी तो रेखा सरल रेखा कहलाएगी, दो रेखाओं का कोना। लेकिन यहाँ पर त्रिभुज की भुजा होती है कर्ण, तो वैसा कुछ नहीं दिया है। इसका घ वाला सही है। इसके बाद आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 21, कंकाल और कंगाल। अब ये तो आप आराम से गेस कर सकते हैं। इसमें जो करेक्ट आंसर है वो क वाला ही हो जाएगा। अस्थिपंजर को कंकाल कहा जाता है और कंगाल अर्थात दरिद्र। इसके बाद देखिए 22वां, कक्षा और कक्षा, कक्षा और कक्षा। ठीक है, अब बताइए। तो यहाँ पर देखिए जो छात्रों का समूह होता है उसी से तो क्लास बनती है, तो ये छात्रों का समूह हो जाएगा। और कक्षा मतलब जो अंडरवियर होता है, मतलब जांघिया आप कह सकते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। तो यहाँ सिर्फ जो छ का अंतर है उससे अर्थ का अनर्थ हो सकता है। कुल और कूल दिया है। आप बताइए कि इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या होगा। तो वंश और किनारा होगा। कूल मतलब क्या होता है, आप ऐसे लिखिए तो ये वो ठंडा ठंडा कूल कूल वाला कूल नहीं है। कूल मतलब किनारा, और वंश का जो होता है वो कुल होता है, कुल दीपक आप कहते हैं। इसके बाद 24वें नंबर के प्रश्न को देखिए, कलमश और कुलमाश दिया हुआ है। आप बताइए कि इसमें से इसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा। तो यहाँ मन का मैल होना चाहिए था। ठीक है, मन का मैल। अब बताइए 24वां, इसका डी हो जाएगा। कलमश जो है ये कालिक या बुराई को कहा जाता है और कुलमाश जो है वो कुलथी को कहा जाता है, एक प्रकार का दलहन होता है। और 25वें और अंतिम प्रश्न को देखते हैं। इसमें कहा गया कि कृतज्ञ और कृतघ्न, ये दो शब्द है ना, इनका शाब्दिक अर्थ बताइए। तो ये तो सिंपल है, बहुत आराम से आप कर सकते हैं। कृतज्ञ मतलब जो एहसान माने, और कृतघ्न जो कि एहसान फरामोश हो, एहसान मानता ही नहीं हो। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा देखिए। और 25वें का जो राइट आंसर है वो ए हो जाएगा, मतलब क वाला, उपकार मानने वाला और उपकार न मानने वाला। अब नीचे वाले क्यों नहीं सही है, तो देखिए कृतज्ञ का मतलब अपकारी नहीं होता है और कृतघ्न का मतलब उपकारी नहीं होता है। बाकी कोई भी इसमें परफेक्ट नहीं है। इसका जो क वाला है वो सर्वाधिक सही। ठीक है, और तब तक के लिए नमस्कार।